जब भी मास्टरपीस मूवीज की बात होती है और इस मूवी का जिक्र ना हो तो ये काफी ताज्जुब की बात है। 2016 में आई ये मूवी एक बेहद ही मजेदार कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बशर्ते कि आप इस मूवी को पूरी तरह समझ पाए। मूवी में कई कंफ्यूजिंग सीन जरूर हैं, लेकिन अगर आप उन्हें समझ जाते हैं तो फिर ये मूवी आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ये मूवी समझ नहीं आई तो आज मैं आपके लिए इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम इस मूवी की पूरी कहानी को समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज ऑफ ऑल टाइम में शुमार की जाती है। तो चलिए अब समय को जाया न करके कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लुइस। लुइस की एक बेटी है और वो उसे बेहद प्यार करती है, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश उसकी बेटी को कैंसर हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब लुइस का एक विजन मात्र था, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि ये सब लुइस का पास्ट है, यानी कि उसका फ्लैशबैक। लेकिन असल में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लुइस अभी तक पूरी तरह सिंगल है और जो विजन उसने देखा था वो सब उसका फ्यूचर है, यानी कि उसकी फ्यूचर में एक बेटी होगी जिसकी कैंसर के चलते डेथ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वर्तमान में लुइस एक यूनिवर्सिटी में एज अ टीचर काम कर रही है, साथ ही वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट भी है। लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट का मतलब होता है कि एक इंसान जिसे कई भाषाओं का ज्ञान हो या फिर वो कई भाषाएं बोलने में सक्षम हो। लुइस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही होती है तो तभी न्यूज में आता है कि एलियंस के 12 यान दुनिया के अलग अलग जगहों में उतर चुके हैं और पूरी दुनिया के लिए ये एक काफी कठिन परिस्थिति बन चुकी है, क्योंकि एलियंस के यान तो उतर चुके हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह की हरकत नजर नहीं आती, जिससे अब दुनिया के सारे देश दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर एलियंस का पृथ्वी पे आने के पीछे मकसद क्या है। क्योंकि अगर उनका मकसद मानव जाति को मिटाना होता तो वो जरूर फाइट करते, लेकिन उनके यान पृथ्वी पे तो लैंड हो जाते लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की गतिविधि होती नजर नहीं आती। इनफैक्ट उनके यान पूरी तरह जमीन पे भी लैंड नहीं होते, बल्कि जमीन से 10-12 फीट ऊपर खड़े हो जाते या कहें कि हवा में ही स्टेबल रहते हैं। इसके बाद लुइस यूनिवर्सिटी से घर आ जाती है और इसी घटना से रिलेटेड न्यूज वो टीवी पे देखने लगती है। अगले दिन जब वो फिर से यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाती है तो वो देखती है कि पूरी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। और जब वो अपने ऑफिस में होती है तो यूएस आर्मी के कर्नल वेबर उससे मिलने आते हैं, जो कि उन एलियंस के यान के संबंध में ही लुइस से बात करते हैं। दरअसल लुइस ने 2 साल पहले भी यूएस आर्मी की मदद की थी फारसी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। वेबर उसे उन एलियंस की गई रिकॉर्डिंग्स को सुनाते हैं और उसे उन्हें समझाने को कहते हैं कि एलियंस आखिर क्या कहना चाहते हैं। जब वेबर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करता है तो हमें पता चलता है कि उन्होंने उन एलियंस से वर्बली बात करने की कोशिश की तथा उन एलियंस ने इन्हें जवाब भी दिया, लेकिन ये उनकी लैंग्वेज को समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ है। जब लुइस उनकी लैंग्वेज को सुनती है तो वो भी इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस दुनिया की लैंग्वेज है ही नहीं। लुइस कर्नल वीबर से कहती है कि अगर उसे ये लैंग्वेज समझनी है तो उसे उस जगह ले जाया जाए जहां उन एलियन से कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है। लुइस के ऐसा कहने पर पहले तो वेबर उसे मना करता है, लेकिन रात में वो एक चॉपर की मदद से लुइस को उस जगह ले जाता है जहां उन एलियन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हमें इयान डोनेली नाम के एक शख्स को भी देखते हैं जो कि लुइस को इस काम में असिस्ट करेगा। इयान पेशे से एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जो कि एलियंस के पृथ्वी पे आने के अन्य कारणों का पता लगाएगा। जब इयान और लुइस दोनों उस एलियन शिप में एंटर करते हैं तो इन्होंने रेडिएशन सूट भी पहना होता है ताकि एलियन शिप में किसी भी प्रकार के वायरस या रेडिएशन से ये बच पाए। जब नीचे से वो उस एलियन शिप में एंटर करते हैं तो पाते हैं कि उनके शिप के अंदर ग्रेविटी परपेंडिकुलर काम कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जमीन से आसमान की तरह पैदल चल सकते हैं। लुइस जब पहली बार उन 2 7 पैरों वाले एलियंस को देखती है तो वो भौंचक्का रह जाती है और कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर हिम्मत जुटा जब वो उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो 2 एलियन भी इनकी बातों का रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। बाद में जब वो वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो फिर कर्नल उनकी हुई प्रोग्रेस उनसे पूछता है। यहाँ पे आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही उन एलियंस से बात करने की कोशिश कर रहा है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि एलियंस के 12 यान दुनिया के अलग अलग जगहों में उतरे हैं,
तो दुनिया में और भी देश उन एलियन से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक दुनिया के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और साथ मिलकर इन एलियन से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। हम पृथ्वीवासियों का मेन क्वेश्चन उन एलियन से ये है कि उनका पृथ्वी पे आने के पीछे रीजन क्या है। अगले दिन जब लुइस दोबारा उन एलियन से मिलने उनके स्पेसशिप में जाती है तो वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड भी लेके जाती है ताकि वो उनसे वर्बली कम्युनिकेट ना करके रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट कर सके। जब वो उन एलियन से मिलती है तो वो व्हाइट बोर्ड पे सबसे पहले ह्यूमन लिखती है, उन्हें ये बताने के लिए कि हम सब इंसान हैं। इसके जवाब में उन दो एलियंस में से एक एलियन भी एक सर्कुलर पैटर्न को दर्शाता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि उन एलियंस का भी अपना रिटर्न कम्युनिकेशन मीडियम है, लेकिन उनका रिटर्न कम्युनिकेशन मीडियम हमसे बेहद अलग है। यानी कि जैसे हमारा रिटर्न फॉर्म लीनियरली होता है तो वैसे ही उनका रिटर्न फॉर्म सर्कुलर होता है तथा वो जो कुछ भी लिखते हैं वो खुद पे खुद डिसॉल्व भी हो जाता है। जब ये वापस कैंप में आते हैं तो उस सर्कुलर सिंबल को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। अगले दिन जब वो फिर से एलियन से मिलते हैं तो इस बार लुइस व्हाइट बोर्ड पे अपना नाम लिखती है खुद को उन्हें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन फिर वो अपना रेडिएशन सूट उतार देती है ताकि वो अपने रियल वन को उन एलियंस को दिखा सके। जब वो उन्हें अपना नाम लिख के दिखाती है तो वो एलियन भी अपना नाम अपनी ही लैंग्वेज में लिखकर इन्हें बताते हैं। लुइस के बाद अब इयान भी रेडिएशन सूट उतार देता है और वो भी व्हाइट बोर्ड पे खुद का नाम लिख उन्हें बताता है कि उसका नाम इयान है। बदले में वो दोनों एलियन भी इन्हें अपना नाम बताते हैं जो कि एक सर्कुलर पैटर्न में होता है, लेकिन इन्हें उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसीलिए इयान उन दोनों को एबॉट और कॉस्टेलो नाम देता है। लेकिन चूंकि उन एलियंस के 7 पैर होते हैं तो ये अपनी सुविधा के लिए उनके 7 पैर होने के कारण उनका नाम हेप्टोपॉड्स रखते हैं। यहाँ से जब ये वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो इनका चेकअप होता है क्योंकि आज इन्होंने रेडिएशन सूट उतार दिया था। चेकअप में पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें नहीं हो रही है। यानी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि उस एलियन शिप में किसी भी प्रकार के रेडिएशन या किसी भी प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। इसी तरह वो रोज 1 महीने तक एलियंस के शिप में जाते हैं और उनकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। 1 महीने बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि लुइस अब काफी हद तक उन एलियंस की लैंग्वेज को समझ पाने में सक्षम हो चुकी है, लेकिन लुइस को हमेशा वही विजन सताता रहता है जो कि उसे मूवी की शुरुआत में भी आया था। यानी कि वो एक बेटी को जन्म दे रही है, उसे पाल पोस के बड़ा भी कर रही है, लेकिन फिर कैंसर से उसकी बेटी की डेथ हो जा रही है। लुइस समझ नहीं पा रही है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे ये सब बस एक सपना लगता है। कई महीनों की दिन रात की मेहनत के बदौलत लुइस कुछ हद तक उनकी रिटर्न फॉर्म को भी डिकोड कर दे रही है और अब टाइम होता है अपने सबसे मेन क्वेश्चन उनसे पूछने का, यानी कि उन एलियंस का पृथ्वी पे आने के पीछे मकसद क्या है। अगले दिन जब लुइस उन हेप्टोपॉड से ये क्वेश्चन करती है तो इसके जवाब में वो एलियन एक सर्कुलर पैटर्न दर्शाते हैं, जिसे डिकोड करने पे लुइस पाती है कि उसका मतलब बनता है कि यूज वेपन। लुइस को लगता है कि शायद उसे उस सर्कुलर पैटर्न को समझने में कोई गलती हुई है या फिर उनकी भाषा में वेपन का कुछ और मतलब होता होगा। लेकिन इधर कर्नल वेबर को लगता है कि वो एलियंस ये चाहते हैं कि हम उनके साथ युद्ध करें या फिर वो हमें मार देंगे। लेकिन लुइस अभी भी यही मानती है कि उससे उस सर्कुलर पैटर्न को समझने में शायद कोई गलती हुई है। जब सारे देशों को ये पता चलता है कि उन एलियंस ने इंसानों को वेपन यूज करने के लिए कहा है तो सारी दुनिया दहशत में आ जाती है और सबको लगने लगता है कि अब एलियंस इन पे अटैक करने वाले हैं। और अब तक जो सारे कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस दिशा में बड़ी ही सूझबूझ के साथ कदम बढ़ा रहे थे, वो अब एक एक कर अपने हिसाब से एलियंस से डील करना चाहते हैं। सबसे पहले चाइना सारे देशों से कांटेक्ट तोड़ देता है और एलियंस पे अटैक करने की तैयारी करने लगता है। चाइना को देख बाकी कंट्रीज भी एक दूसरे से कांटेक्ट तोड़ देते हैं और एलियंस के खिलाफ जंग की तैयारी करने लगते हैं। वहीं यूएस आर्मी के कुछ पर्सनल्स उस एलियन शिप में टाइम बॉम्ब भी सेट कर देते हैं, लेकिन लुइस और इयान को अभी भी यही लगता है कि उनसे उन एलियंस की रिटर्न लैंग्वेज को समझने में कुछ भूल हुई है। इसीलिए वो दोनों दोबारा से एलियन स्पेसशिप में एंटर करते हैं और उन हेप्टोपॉड से वेपन का मतलब पूछते हैं। लुइस एक कंप्यूटर डिवाइस की मदद से उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में पूछती है कि उन्हें हमसे क्या चाहिए।
लेकिन इस बार बदले में वो हेप्टोपॉड्स रिटर्न फॉर्म में बहुत सारे सर्कुलर सिंबल बना देते हैं जिन्हें डिकोड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो हेप्टोपॉड्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे भी लुइस को अपनी ही बेटी के विजन्स आने लगते हैं। वो खुद से परेशान है कि उसे हर बार एक ही बच्चे के विजन क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हेप्टोपॉड्स अजीब तरह के एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उनके शिप में टाइम बम लगा हुआ है। इससे पहले यहाँ पे टाइम बम फटे वो एलियन इन दोनों को बाहर फेंक देता है जिससे दोनों की जान बच जाती है और वो टाइम बम फट जाता है। टाइम बम फटने के बाद उन एलियंस का यान आकाश में थोड़ा ऊपर चले जाता है जिससे अब इंसानों का उसमें दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। वहीं वो टाइम बम यूएस आर्मी के लोगों ने लगाया होता है तो यूएस आर्मी को लगता है कि अब वो इसके जवाब में उन पे हमला करने वाले हैं, इसीलिए वहाँ पे मौजूद कैंप को हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। बाद में जब ये दोनों वापस आर्मी कैंप में आते हैं तो ये उन सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि हेप्टोपॉड्स ने टाइम बॉम्ब फटने से पहले बनाए थे। काफी बारीकी से साइंटिफिक वे में निरीक्षण करने के बाद इयान इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि उन सिंबल्स का मतलब था कि सारे देश साथ मिलजुल कर काम करे तभी वो उन एलियंस के सिंबल्स को डिकोड कर पाएंगे। इयान ये भी पाता है कि उन सिंबल्स में एलियंस ने उन 12 यानों को दर्शाया है जो कि पृथ्वी पे लैंड हुए हैं। एलियंस चाहते हैं कि अगर सारे देश मिलजुल कर एक साथ काम करें तो वो एलियंस के एक बड़े मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। लेकिन इधर चाइना को इनकी फिलॉसफी बिल्कुल भी रास नहीं आती, इसीलिए चीन ऐलान कर देता है कि अगर एलियंस ने अपने यान उसके वायुमंडल से ना हटाए तो फिर वो उन सबको तबाह कर देगा। इधर अब कर्नल वेबर के हाथ में भी कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर से उन एलियन शिप को तबाह करने का ऑर्डर आ चुका है। वहीं इधर लुइस को अभी भी अपनी ही बेटी के विजन्स आ रहे होते। लुइस किसी तरह कर्नल को समझाती है कि उन्हें सारे कंट्रीज से कनेक्शन दोबारा रिस्टैब्लिश करने चाहिए, लेकिन अब कर्नल के हाथ में कुछ भी नहीं है। इसी बीच उसे एक और विजन आता है कि उस एलियन शिप से एक मॉड्यूल उसे लेने बाहर आ रहा है। वो खुद को उस एलियन शिप के अंदर भी पाती है। लुइस जब बाहर उस एलियन शिप को देखने जाती है तो सच में ही एक मॉड्यूल एलियन शिप से नीचे आ रहा होता है। वो अकेले ही उस मॉड्यूल में एंटर कर जाती है और वो मॉड्यूल उसे उस एलियन शिप के अंदर ले जाता है। अब तक उस एलियन शिप को तबाह करने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। लुइस जब फिर से हेप्टोपॉड से मिलती है तो उसे पता चलता है कि टाइम बॉम्ब के धमाके में 2 में से एक हेप्टोपॉड मर चुका है जिसका नाम एबोट था। लुइस जब उससे यूज वेपन का मतलब पूछती है तो वो हेप्टोपॉड उसे बताता है कि यूज वेपन का मतलब था कि यूज गिफ्ट, और वो गिफ्ट है उन एलियंस की लैंग्वेज जो कि वो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं। हालांकि लुइस अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाती कि हेप्टोपॉड उसे क्या बताना चाह रहा है, जिसके बाद वो हेप्टोपॉड उसे बताता है कि 3000 साल बाद उन्हें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी और लुइस इंसानों और एलियंस के बीच होने वाली लड़ाई को रोक सकती है क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। इतना कहने पे वो हेप्टोपॉड वापस चले जाता है और लुइस सही सलामत बाहर आ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अब तक इस मूवी में क्या चल रहा है और क्यों बार बार लुइस को विजन्स आ रहे हैं। दरअसल लुइस के विजन्स आने के पीछे और कुछ नहीं बल्कि वही एलियन लैंग्वेज है जिसे वो सीख रही है। जिस प्रकार उन एलियंस की रिटर्न फॉर्म हमारी रिटर्न फॉर्म जैसे लीनियर नहीं होती, ठीक वैसे ही उन एलियंस के लिए टाइम भी लीनियर नहीं होता, यानी कि उनका टाइम हमारी तरह लीनियर नहीं होता। आसान भाषा में समझे तो जिस तरह से हम इंसान हर पल अपने प्रेजेंट को ही देखते हैं या कहे कि एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक वैसे ही वो एलियंस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ में देख सकते थे। और ये उनके लिए पॉसिबल है उनकी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि जो भी भाषा हम बोलचाल में यूज करते हैं या फिर पढ़ने लिखने में यूज करते हैं, उसी भाषा के आधार पर हमारे खुद के थॉट्स भी डेवलप होते हैं। और यही रीजन है कि लुइस को अपने फ्यूचर में होने वाली बेटी के विजन्स बार बार आ रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही वो मॉड्यूल वाला विजन भी उसे आता है जिसमें वो खुद को एलियन शिप के अंदर पाती है। और लुइस भी विजन इसलिए देख पा रही थी क्योंकि वो एलियन लैंग्वेज को समझ पाने में सक्षम हो गई थी। लेकिन इधर पृथ्वी पे तो चाइना अब लगभग लड़ाई के लिए तैयार हो चुका है और लुइस को फिर से 18 महीने बाद का एक और विजन आता है जिसमें वो एक पार्टी में होती है जहां उसे चाइना का आर्मी जनरल मिलने आता है, जो उसे इस बात के लिए थैंक्स कहता है कि उसने उसके प्राइवेट नंबर पे कॉल करके उसकी मरी हुई वाइफ के आखिरी वर्ड्स बोलकर उसके माइंड को चेंज कर दिया था।
जिसके बाद चाइना ने एलियन शिप पे अटैक ना करने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ पे लुइस को अच्छी तरह पता है कि उसने उसे कभी भी कॉल नहीं किया, क्योंकि उसके पास उनका प्राइवेट नंबर है ही नहीं। जिसके बाद आर्मी जनरल उसे अपना नंबर बताता है और उसे वो मैसेज भी बताता है जो कि उसने चाइनीज भाषा में उसे बोला था। और वो मैसेज होता है कि युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता, बल्कि विधवाएं होती हैं। और इसी के बाद चीन ने एलियन शिप पे अटैक ना करने का फैसला लिया। लुइस का जैसे ही ये विजन खत्म होता है तो वो समझ जाती है कि वही है जो इस लड़ाई को रोक सकती है। क्योंकि अब लुइस के पास विजन के थ्रू चाइना के जनरल सैंग का नंबर होता है और उसके पास वो मैसेज भी होता है जो कि जनरल की पत्नी ने मरने से पहले उसे कहा था। तो इसके बाद वो सैटेलाइट फोन चुराकर जनरल सैंग को कॉल करती है और उसे वही बात कहती है जो कि उसकी पत्नी ने उसे अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स पे कही थी। लुइस द्वारा इस मैसेज को सुनने के बाद चाइना एलियन शिप पे अटैक ना करने का फैसला करता है और फिर इसके बाद बाकी देश भी यही करते हैं और ये मामला यहीं पे शांत हो जाता है। बाद में वो सभी 12 एलियन शिप अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं, यानी वो वर्टिकली से हॉरिजेंटली हो जाते हैं और इसके बाद वो खुद ब खुद हवा में ही गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में फिर से एक बार खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि सारे देश उन एलियन से डरे हुए थे। बाद में लुइस उन एलियंस की लैंग्वेज पे एक बुक भी पब्लिश करती है ताकि दुनिया भी उनकी लैंग्वेज को समझ सके। मूवी के अंत में लुइस को दोबारा से एक और विजन आता है जिसमें वो फिर से अपनी बेटी को देखती है और जब वो अपनी बेटी के पिता यानी अपने हस्बैंड को देखती है तो उसे धक्का लगता है कि फ्यूचर में होने वाला उसका पति और कोई नहीं बल्कि इयान है, जो कि शुरू से उसकी इस मिशन में हेल्प कर रहा है। लुइस जानती है कि उन दोनों की एक बेटी होगी जिसकी आगे चलकर कैंसर से मौत हो जाएगी, लेकिन सब कुछ सच्चाई जानने के बावजूद भी वो इयान को ही अपना पार्टनर चुनती है और उसी भविष्य के लिए तैयार होती है। ऑल्दो बेटी को खोना उसके लिए एक हार्ड मोमेंट होगा, लेकिन वो इयान को गले लगाती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। 2016 में आई ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज में गिनी जाती है। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन ना देखा होता और अगर आप पहली बार ये मूवी देख रहे होते तो आधी मूवी तक आपको यही लगेगा कि जो भी विजन लुइस को आ रहे हैं वो उसका पास्ट है। ये मूवी काफी हद तक हमें रियलिस्टिक फील देती है और इसी वजह से इस मूवी का उन मूवीज में नाम आता है जिन्हें हम दशकों तक याद रखेंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।